दोस्तों स्वागत है आपका बीपीएससी प्लस में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संसद के सत्र के बारे में और संसद में के सत्र के दौरान जो शब्दावलियां इस्तेमाल होती है जैसे स्थगन करना, विघटन करना, शून्यकाल, अविश्वास प्रस्ताव, आखिर इन शब्दों का मतलब क्या है। आज हम लोग इसी के बारे में मेनली डिस्कस करेंगे और भी इससे रिलेटेड शब्दावलियां हैं जो कि संसद में इस्तेमाल किए जाते हैं और पेपर में भी काफ़ी बार इससे रिलेटेड शब्दावलियां देखी जाती है क्योंकि उनका इस्तेमाल बार बार संसद में होते रहता है। तो अब आइए अब हम लोग सीधे संसद के सत्र की ओर चलते हैं। संसद के सत्र के दौरान तो जो पहला जो होता है इसे हम लोग कहते हैं आहूत करना, सभा में उपस्थित होने का आदेश भी कहा जाता है आहूत करना। अब आहूत करना मतलब जब उपस्थित, आखिर कब उपस्थित होना है, तो जो साल का जो फरवरी से मई मंथ के लिए है वो आपका बजट सत्र के नाम से जाना जाता है और मानसून सत्र जो है वह जुलाई से सितंबर तक और शीतकालीन सत्र जो है यह नवंबर से दिसंबर तक जाना जाता है। तो अभी आपका नवंबर मंथ चल रहा है और आने वाले 8-10 दिनों में फिर आपका दिसंबर मंथ आ जाएगा। तो अभी आपका शीतकालीन सत्र चल रहा है, शीतकालीन सत्र चल रहा है। और कुछ और फैक्ट्स हैं जैसे कि जीवी मालवंकर यह लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे और संतोष कुमार गंगवार और मेनका संजय गांधी यह 17वें लोकसभा में सबसे लंबे समय तक सदस्य रहने वाले सदस्य थे, लंबे समय तक। तो ये कुछ आपके फैक्ट हुए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब जो पहला जो शब्द है जो संसद में इस्तेमाल होता है काफी बार, तो वो है आपका स्थगन। अब आखिर यह स्थगन है क्या? स्थगन के द्वारा जो है जो बैठक होती है, बैठक को कुछ निश्चित समय के लिए, चाहे वो आधा घंटा हो, एक दिन हो या सप्ताह भर हो, उसके लिए यदि निलंबित कर दिया जाता है तो वो आपका स्थगन कहलाता है। तो सीधा सीधी स्थगन का एक ही मतलब है कि आपको कुछ निश्चित समय के लिए जो बैठक है उसको यदि निलंबित कर दिया जाता है तो उसे स्थगन कहते हैं। चाहे वह आधा घंटा हो, एक घंटा हो, सप्ताह भर हो, तो उसे स्थगन कहते हैं। वो सप्ताह भर तक ही, सप्ताह भर से ज़्यादा होता है, ज़्यादा नहीं होता है। अब दूसरा जो है वह है अनिश्चित काल के लिए स्थगन। अभी तो हम लोगों ने स्थगन देखा था जिसमें सप्ताह भर के लिए होता है, लेकिन यदि सप्ताह भर से ज़्यादा होता है तो उसे अनिश्चित काल के लिए स्थगन कहते हैं। जैसे कि सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है। यदि दूसरे शब्दों में समझे तो सदन को बिना यह बताए स्थगित कर दिया जाता है कि उसे किस दिन आहूत किया जाएगा। आहूत मतलब बैठक को बैठक होना, यानी कि बता देना बैठक कब से होगा, तो उसे हम लोग आहूत करना कहते हैं। तो उसे अनिश्चित काल के लिए स्थगन कहते हैं। जब बिना बताए स्थगित कर दिया जाता है और बताया नहीं जाता है कि इसका बैठक कब होगा, तो इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगन कहते हैं। अब जो टर्मिनोलॉजी है वो है विघटन। विघटन का मतलब होता है सदन का विघटन दो कारणों से होता है। तो ये आपका दो कारण होगा, दो कारणों से होता है। या तो वो स्वयं विघटित हो जाए, यदि सरकार का जो आपका गवर्नमेंट है इसका यदि 5 साल पूरा हो जाता है तो ये आपका सदन आपका स्वयं विघटित हो जाएगा। और ये तो पहला कारण हो गया। और दूसरा कारण जो है, यदि उसे राष्ट्रपति विघटित करने का निर्णय लेती है तो वो विघटित होगा। अब राष्ट्रपति कैसे विघटित उसे करेगी, तो प्रधानमंत्री के द्वारा ऐसा सलाह दिया जाएगा, तब राष्ट्रपति उसे विघटित कर सकती है। अगला जो शब्दावली है वो है सत्रावसान। पीठासीन अधिकारी सत्र को पूर्ण होने पर निश्चित काल के लिए, या निश्चित काल होगा, निश्चित काल के लिए स्थगित करता है और इसके कुछ दिनों में ही राष्ट्रपति
सत्रावसान की अधिसूचना जारी करता है, तब वो आपका सत्रावसान होगा। जबकि राष्ट्रपति जो है सत्रावसान के दौरान भी सत्रावसान की घोषणा कर सकता है, सत्रावसान की घोषणा कर सकता है। अब है आपका गणपूर्ति या कोरम। इसे आपका गणपूर्ति भी कहते हैं, दूसरा आपका कोरम भी कहते हैं। अब ये है क्या? कोरम का मतलब होता है, ऐसे कोरम को ऐसे भी लिखा जाता है, कोरम सदन में न्यूनतम सदस्यों की संख्या को हम लोग कोरम कहते हैं। अब वो न्यूनतम सदस्य कितना हो सकता है? तो लोकसभा में 55 हो सकता है और राज्यसभा में 25 हो सकता है। किसी भी कार्य को करने के लिए जो आपका न्यूनतम सदस्य जो डिफाइन किया गया है वो आपका 10वां भाग डिसाइड किया गया है, तो हम लोग उसी को कोरम कहते हैं कि न्यूनतम सदस्यों का जो उपस्थित होना वो आपका कोरम कहलाता है। अब सदन में मतदान। अब मतदान के बारे में संयुक्त बैठक की उपस्थित सदस्यों के बहुमत से निर्णय लिया जाता है और संविधान में उल्लेखित कुछ विशिष्ट मामले हैं जो कि बहुमत पर ही उनका निर्णय होता है, जैसे कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया हो, चाहे पीठासीन अधिकारी को हटाना हो या फिर संविधान संशोधन करना हो, तो ये सब आपका सदन में बहुमत के आधार पर ही होता है। अब जो है वो है प्रश्नकाल के बारे में। काफी बार ये पेपर में न्यूज के रूप में आ जाता है कि प्रश्नकाल के दौरान ये प्रश्न पूछे गए थे, कोई भी प्रश्न पूछे जाते हैं किसी भी प्रकार के और वो चर्चा का विषय बन जाता है। तो हम लोग जानेंगे कि प्रश्नकाल क्या है। प्रश्नकाल जो है वो संसद सदस्यों के द्वारा लोक महत्व के बारे में पूछा गया प्रश्न है और यह संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक दिन जो प्रारंभ का 1 घंटा होगा, जो स्टार्टिंग का बिगिनिंग का 1 आवर होगा, उस दौरान प्रश्नकाल में जो भी लोकहित के मामले में है वो प्रश्न उठाए जाते हैं और सार्वजनिक समस्याओं को ध्यान में लाया जाता है, जिससे किसी स्थिति का सामना करने के लिए, लोगों की शिकायतें दूर करने के लिए या फिर किसी प्रशासनिक त्रुटि को दूर करने के लिए सरकार कार्रवाई कर सके। इसीलिए प्रत्येक दिन 1 घंटे का समय जो है वो प्रश्नकाल के दौरान दिया जाता है, जिससे कि जो भी सार्वजनिक हित की जो समस्याएं हैं उसका समाधान किया जा सके। और जो दूसरा जो है प्रश्नकाल में भी 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं, एक होता है तारांकित और एक होता है अतारांकित। तारांकित प्रश्न में क्या होता है कि मौखिक रूप में उसका उत्तर दे दिया जाता है, जैसे कि कुछ क्वेश्चन पूछा गया कि पिछले ईयर मनरेगा में कितने लोगों को रोजगार दिया गया और उससे क्या क्या फायदा हुआ है। ये आपका तारांकित प्रश्न था। तो इसका आंसर कोई सदस्य या मंत्रीगण कोई भी मौखिक रूप से इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन वही यदि ये ही सेम प्रश्न अतारांकित तरीके से पूछा जाएगा तो फिर इसका उत्तर जो है वो आपको लिखित रूप में यदि मिलेगा तो वह अतारांकित प्रश्न होगा। जब प्रश्न का उत्तर जब लिखित कोई चाहता हो सदस्य तो उसे अतारांकित प्रश्न कहते हैं, और तारांकित में मौखिक रूप से, अतारांकित में लिखित रूप से। अब जो है, अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, तो एक और है अल्प सूचना प्रश्न। इसमें क्या होता है कि साधारण जो प्रश्न होते हैं 10 दिन की अवधि से कम समय में सूचना देकर पूछा जाता है तो उसे अल्प सूचना वाले प्रश्न कहते हैं। और वही गैर सरकारी सदस्य जो वहाँ के मंत्री और सदस्य नहीं हैं, यदि उनके द्वारा प्रश्न पूछा जाता है किसी विधेयक पर, किसी लोकहित के मामले में, तो उसे गैर सरकारी प्रश्न के रूप में जाना जाता है। अब है आधे घंटे की चर्चा। आधे घंटे की चर्चा में क्या होता है कि जिन प्रश्नों का उत्तर सदन में दिया गया हो उससे रिलेटेड कोई मामला हो तो उसका चर्चा सप्ताह में 3 दिन करने की बात
कही गई है वो है सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। और यह जो है बैठक के अंतिम घंटे में, इसका मतलब ये हुआ कि आप शाम के समय में कर सकते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं। और राज्यसभा में सभापति के द्वारा सामान्यतः 5 से 5:30 के बीच किया जाता है और यह लोकहित का मामला रहता है। स्वाभाविक है, जब वह संसद में हो रहा है तो वो लोकहित से ही मामले होंगे। तो इसमें तारांकित और तारांकित या अल्प सूचना वाले प्रश्नों को लिया जाता है और इसका उत्तर जो है तथ्यात्मक मामले का स्पष्टीकरण आवश्यक है। इसमें आपको तथ्य को बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। और ऐसी चर्चा को उठाने की सूचना कम से कम 3 दिन पूर्व संसद के सदस्यों को देनी होगी। ठीक। अब जो अगला जो वर्ड है वो है शून्यकाल। शून्यकाल क्या होता है? और शून्यकाल ये जो है, ये संसद के दोनों सदनों, जब भी संसद के दोनों सदनों का नाम लिया जाता है तो वह लोकसभा और राज्यसभा होता है। राज्यसभा होता है। तो संसद के दोनों सदनों में 12 से 1 बजे तक का समय, अर्थात शून्यकाल के बाद का समय, शून्यकाल के बाद का भी समय बोलेंगे या फिर 12 से 1 बजे तक का समय है। इसके दौरान जो है, जो भी अविलंबीय महत्व है, जिसमें काफ़ी देरी हो रही है, उससे रिलेटेड मामले को उठाया जाता है और इस पर तुरंत कार्रवाई की मांग की जाती है। तो ये आपका शून्यकाल हुआ। शून्यकाल का मतलब सीधा सी है, यदि क्वेश्चन आएगा तो आपका 12 से 1 का समय या फिर प्रश्न काल के बाद का समय होता है शून्य काल। नेक्स्ट है स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव पेश करने का मुख्य उद्देश्य है कि जो आपका अविलंबीय लोकमत का मामला है, जैसे कि आपका कोई भी मामला यदि आपका लेट हो रहा है, कोई योजना है वो आपका लेट हो रहा है, तो उससे संबंधित मामले का सदन का ध्यान आकर्षित करना ही स्थगन प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य होता है। और जब इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है तब सदन अविलंबीय लोक महत्व के निश्चित मामले पर चर्चा करती है और नियमित जो कार्य होते हैं उसे रोक देते हैं। तो इसको पेश करने के लिए जो आवश्यक तत्व हैं कि उस मामले में क्या क्या होना चाहिए। यदि वो किसी योजना की बात हो रही है, जैसे कि पंचायती राज की कोई योजना हो या फिर और कोई योजना हो, जैसे मनरेगा हो, स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई योजना हो, तो ये सब योजनाएं हो सकती है। तो उसके स्वरूप में क्या क्या होना चाहिए? मामले का स्वरूप निश्चित होना चाहिए, आधार तथ्य पर बेस होना चाहिए, तथ्यात्मक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ से कुछ बोल दिया गया हो, और मामले विलंब किया जाना उचित ना हो। ये भी हो कि उसके विलंब होने से हानि हो रही हो देश को, ऐसा मामला हो, और मामला लोक महत्व का हो। स्वाभाविक है, लोक महत्व का होगा तभी इसे विलंब किया जाना उचित नहीं होगा। तो ये सभी आपके तत्व हैं जो जिनका कि स्थगन प्रस्ताव के दौरान होना आवश्यक है। अगला है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। तो इसके नाम से ही जैसा पता चल रहा है कि कोई भी लोकहित या सामाजिक महत्व का मामला हो उस पर ध्यान को आकर्षित करना। और जब ऐसा प्रस्ताव पारित होता है तो उस पर या तो जो मंत्री हैं उस पर तुरंत वक्तव्य दे सकते हैं या फिर तुरंत भाषण दे सकते हैं। जो भी वक्तव्य और भाषण या फिर उस पर स्टेटमेंट हो वो आपका तुरंत दे सकते हैं, या फिर किसी तिथि पर स्टेटमेंट देने की मांग ऐसा कर सकते हैं कि हम इस तिथि को इस पर और जानकारी अच्छी तरीके से देंगे। तो ऐसा इसमें हो सकता है। तो ये आपका मेन रूप से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का मुख्य बिंदु के रूप में है। और यदि नेक्स्ट देखें तो ये आपका विशेषाधिकार प्रस्ताव है। इसमें मेनली क्या, मुख्य रूप से इसमें सदन में जो आपका कार्रवाई चल रही होती है या कोई प्रस्ताव पास किया गया हो उससे रिलेटेड कोई हेर फेर की बात हो या फिर कोई गलत जानकारी की बात हो जिससे
सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ हो तो उससे संबंधित ये प्रस्ताव है जिसे विशेषाधिकार प्रस्ताव कहते हैं। इसका जो उद्देश्य होता है यह संबंधित मंत्री के कार्यों पर अस्वीकृति व्यक्त करना या फिर आलोचना करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो विशेषाधिकार प्रस्ताव का मेन मोटो ये है कि यदि कोई मंत्री जानकारी गलत दे रहा है, हेर फेर कर रहा है, तो इससे सदन का जो विशेषाधिकार है उसका उल्लंघन होता है। तो ये विशेषाधिकार प्रस्ताव है। अब नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट में है धन्यवाद प्रस्ताव और कटौती प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव है जो है वह लोकसभा की कार्रवाई जब स्टार्ट होती है, शुरुआत में जब नया लोकसभा प्रत्येक साल स्टार्ट होता है तो वो आपका राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरुआत होता है और यह एक संसदीय प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। तो उस समय धन्यवाद प्रस्ताव रखा जाता है और चर्चा के अंत में जो है प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा जाता है और इस प्रस्ताव को सदन में पारित किया जाना चाहिए। यदि ये धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, यानी सभी का वोट यदि नहीं पड़ा, जो भी सदस्य मेंबर हैं, तो सरकार का पराजय माना जाएगा या फिर सरकार गिर भी सकती है यदि सभी वोट नहीं करते हैं तो। और दूसरा जो है वो आपका कटौती प्रस्ताव है। कटौती प्रस्ताव का मतलब हुआ कि बजट में जो मांग की राशि है उसको कम करने का प्रस्ताव और लोकसभा द्वारा उनका पारित होना सरकार में संसदीय विश्वास की कमी की अभिव्यक्ति है और इसके कारण उसे त्याग पत्र भी देना पड़ सकता है। ये आपका कटौती प्रस्ताव के अंतर्गत आता है। और इसके अलावा कुछ अन्य कटौती प्रस्ताव हैं जिन्हें भी जानना काफी जरूरी होता है। साधारण साधारण कटौती का ये मतलब हुआ कि किसी सदस्य के द्वारा कोई जो मेंबर होगा, चाहे वो लोकसभा होगा चाहे लोकसभा होगा, यदि विधेयक पर पूरा चर्चा हो चुका है और इसको मतदान के लिए रखा जाता है तो उसे हम लोग कहेंगे साधारण साधारण कटौती। तो यदि मान लिया जाए ये आपका विधेयक है, ये इस पर आपका पूर्ण रूप से चर्चा हो चुका है, पूर्ण चर्चा हो चुका है और फिर इसको मतदान के लिए रखा जाता है। तो मतदान के लिए यदि रखा जाएगा तो फिर इसे हम लोग साधारण कटौती कहेंगे। विधेयक हो गया या फिर किसी प्रकार का चीज हो गया। अब जो दूसरा घटकों में कटौती, अब यहाँ पर भी एक विधेयक है, सपोज मान लेते हैं विधेयक है, इस पर चर्चा नहीं हुआ है और ये आपका चर्चा के पूर्व है, यहाँ लिख लेते हैं चर्चा के पूर्व। चर्चा के पूर्व है तो इस पर चर्चा की बात की जाएगी कि इस पर चर्चा होना चाहिए, ठीक है। और चर्चा होने के बाद फिर इस पर मतदान होना चाहिए। तो इसको हम लोग कहेंगे घटकों की कटौती। अब नेक्स्ट जो है वो है आपका